हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि हम लोगों का चैप्टर चल रहा है और आज क्लास नंबर 3 हम लोगों की है। 2 क्लास इजी टू मॉडरेट हमारी हुई। आज हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मॉडरेट से थोड़ा सा ना ऊपर होके चलेंगे। ठीक है भाई। तो कल एक होमवर्क सवाल भी दिया था मैंने आपको, जल्दी से बच्चे इसका जवाब बताएंगे मुझे क्या होगा इसका जवाब। फिर मैं आपको एक नए टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। बताइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई इस सवाल का। चलिए, सवाल कर रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, लॉस होता है। यदि वह पेन को 189 में बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। हालांकि ये सवाल आप बेसिक से कर लोगे बड़े आराम से। 1/7 की हानि का मतलब क्या होता है बच्चा? कि अगर उसने 7 में खरीदा होगा। भाई, 1/7 का लॉस का मतलब है कि अगर उसने 7 में खरीदा होगा तो 1 रुपए का लॉस हो गया होगा। उसने बेचा कितने में होगा? 6 में। अगर उसने 7 में खरीदा है तो 1 रुपए का लॉस मतलब 6 में बेचा है। सवाल करा 144 में बेचा है तो 6 यूनिट का मान कितना? 144। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 144/6 यानी कि 24। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 7 गुणा 24 यानी कि 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 2 16। मतलब हमें पता चल गया कि उसने 168 में खरीदा होगा। उसने 168 में खरीदा होगा। सवाल कह रहा है 189 में अगर बेचे, यानी कि नया सेलिंग प्राइस बचा उसका 189 है, तो कितने का उसे प्रॉफिट होगा? यहां पर आप कहेंगे 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2। सर, 21 रुपए का प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 21 बटे नीचे हमेशा क्रय मूल्य और गुणा 100। 21 अट्ठे 168, 1/8 गुणा 100 होता है मेरे भाई 12.5%। क्या जवाब होगा इसका? 12.5%। बिल्कुल सही है। ये कल का आपका होमवर्क का सवाल था। ओके, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। सर, आपने इंग्लिश कहां से पढ़ी? देखो बच्चे, जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास ना लिमिटेड सोर्स होते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जब तैयारी खत्म हो जाती है उसके बाद हमारा जो एरिया है ना चीजों को पढ़ने का, वो दायरा बढ़ जाता है। अभी आप देखो, बैच से पढ़ रहे हो तो अभी आपको दो ही चीज करने को मैं बोल रहा हूं कि आप क्लास नोट्स को बार बार रिवीजन करो और वर्कशीट करो। लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आप बुक्स को भी प्रीफर करोगे। एक बुक हो जाएगी, दूसरी बुक ले लोगे, तीसरी, मतलब बहुत सारी बुक्स आप कर चुके होगे अपने सिलेक्शन तक। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश इंग्लिश का एक बार आप कहीं से पढ़ा आपने, उसके बाद तो फिर बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने की। अगर इंग्लिश का बैच अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, मैंने बैच कंप्लीट करने के बाद मैंने एक बुक, मैं आपको बताऊं, मैंने उसी बुक को प्रीफर किया था। एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती थी उस टाइम पर। आजकल तो पिनेकल वाली अच्छी बुक आ रही है जो ब्लू कवर का पेज होता है इंग्लिश की। जब मैंने निकाला था सीजीएल उस टाइम पे ना, एक एमबी पब्लिकेशन, अजय कुमार नाम था शायद राइटर का, बड़ी अच्छी बुक थी वो। प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें और सारी चीज़ें वही बार बार करने पर सीजीएल हो जाएगा, डोंट वरी। मेंस पे फोकस करो और इंग्लिश के लिए आधा घंटा वोकेबलरी के लिए निकाल लो कि आधा घंटा वोकेबलरी पढ़नी है, और 1 घंटा ग्रामर के लिए निकाल लो कि 1 घंटा ग्रामर पढ़नी है।
और आधा घंटा वो कैब। इंग्लिश के लिए 1.5 घंटा काफी है, 1.5 घंटे से ज्यादा देना ही मत। बच्चे टाइप 5 जो हमारा है वो होगा हमारा सक्सेसिव। सर इंग्लिश का बैच लेकर आओ आप, क्या क्या पढ़ोगे मुझसे। सक्सेसिव, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव सेलिंग बोल सकते हैं, सक्सेसिव सेलिंग, ठीक है। क्रमागत विक्रय मूल्य या विक्रय करना, क्रमागत विक्रय करना, सक्सेसिव सेलिंग। सक्सेसिव वर्ड से आप वाकिफ हो बहुत अच्छे से, परसेंटेज में आपने देखा है। सक्सेसिव का मतलब है कि क्रमागत चीजों का बढ़ना। कोई चीज पहले 10% बढ़ी, जो बढ़ गई, फिर वो 20% बढ़ गई, फिर वो 30% कम हो गई। तो परसेंटेज में किए थे ना सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज, ये वही है अब सक्सेसिव सेलिंग। क्या है, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं इसमें कि ए जो है वो बी को बेचता है, जो बी है वो सी को बेचता है, जो सी है वो डी को बेचता है। तो मतलब कोई भी चीज अपने पास वो नहीं रखता है, आगे ट्रांसफर करता रहेगा। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कुछ देगा कि ए बी को प्रॉफिट परसेंट पर बेच रहा है, बी सी को लॉस पर बेच रहा है, सी डी को प्रॉफिट पर बेच रहा है। इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस परसेंट बोलेगा, कुछ भी देगा लेकिन रहेगा सक्सेसिव। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, डी ई को बेच रहा है, जहां तक भी कहानी जा रही है, ठीक है। तो सक्सेसिव सेलिंग टाइप 5 हमारा है। और सवाल नंबर 1 हमारे सामने ये रहा। देखेंगे बच्चे जरा सवाल नंबर 1 को, क्या है इसमें। सवाल है, एक व्यक्ति 10% की हानि से एक कार अपने मित्र को बेचता है 10% की हानि पर। यदि वह मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 में बेच देता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा। कार का वास्तविक मूल्य यानी कि जो सबसे पहला व्यक्ति है ना, उसने कितने में खरीदा होगा, दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यू या फिर वास्तविक मूल्य। ओके, ब्लैक बुक से सीख जाएंगे क्या, क्या। हाँ, ब्लैक बुक आप वोकेबलरी के लिए ले सकते हो, बहुत अल्टीमेट, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा मेहनत की गई, बहुत अच्छी मेहनत उस पर की गई है और अल्टीमेट बुक है। सर सिपाही मूवी में आपकी मैथ्स की क्लास करा रहे हो अच्छा, वो आपके फाउंडेशन बैच की क्लिप ली है शायद, मैंने सुनने में आया, मैंने देखी, आधी देखी है अभी, ऑफिस से टाइम ही नहीं मिला, आपकी क्लास के बाद देखूंगा अभी, पर सुनने में आया कि वो शायद फाउंडेशन बैच का ही कोई क्लिप उठाकर उसमें डाली गई है। देखो सवाल करे कि एक व्यक्ति ने 10% की हानि पर मित्र को बेचा, उसने 20% के लाभ पर किसी तीसरे को बेच दिया, तो ये सक्सेसिव है। बच्चे जितने भी परसेंटेज हैं सबके फ्रैक्शन बदल लो। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यही होता है। अब सवाल कर रहे हैं कि मित्र ने 10% की हानि पर, 10% के लॉस पर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 रुपए की चीज को उसने 9 में बेचा होगा। तो पहले व्यक्ति का तो ये रहा सीन भाई साहब। अब उसने बोला कि दूसरा जो व्यक्ति है, जो उसका मित्र है, उसने 20% के लाभ पर बेचा है, 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि उसने 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा है। तो बस यही 2 परसेंटेज थे, गुणा कर देंगे 50, गुणा कर देंगे 54, और भी रेशियो ले सकते हो 25 और 27, या फिर ऐसे ही रहने दो आप, है ना। अब जो इधर वाली वैल्यू है बच्चे, ये आएगा फर्स्ट पर्सन, सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पर्सन, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जो पहला व्यक्ति है ना उसने कितने में खरीदा होगा, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, जो लेफ्ट वाली वैल्यू है। जो राइट वाली वैल्यू है वो है सीपी ऑफ लास्ट पर्सन, सीपी ऑफ लास्ट पर्सन। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को बेचा,
मित्र ने किसी तीसरे को बेचा है और तीसरे व्यक्ति ने उसे 54,000 में खरीदा है। तीसरे व्यक्ति ने उसे 54,000 में खरीदा है। अब अगर 54,000 में खरीदा है तो भैया तीसरे व्यक्ति का 54,000 हमें दे रखा है सीपी ऑफ लास्ट पर्सन, तो 54 यूनिट का मान 54,000, एक यूनिट का मान कितना होगा 54,000 बटे 54, यानी कि हम कह सकते हैं एक यूनिट का मान 1,000। अगर एक यूनिट का मान 1,000 है तो 50 यूनिट का मान कितना होगा 50 को डेटा में देख रहा था कि जिस दिन अंकित सर का बर्थडे था लगभग 4,500 बच्चों ने उस दिन कोर्स लिया। लेट क्यों भाई, आप वेट कर रहे थे कब 50% हो, कब हम ले वो अंकित सर के बर्थडे वाले दिन एक दिन के लिए ही कोर्स, सभी कोर्सों पर 50% ऑफ था, तो मैंने देखा 4,500 बच्चों ने उस दिन कोर्स लिया। पता नहीं क्यों आप इतने लेट हुए, इतना तो कोर्स का प्राइस भी नहीं था कि आप 50% का वेट कर रहे थे। चलो देर आए दुरुस्त आए। अब जो भी आपका बैकलॉग है बच्चे उसे आराम से क्लियर करना, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 महीने बाद आपका कोई एग्जाम है या 3 महीने बाद कोई एग्जाम है और हम सारा कवर कर लें, नहीं। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें हमारी नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हुई हैं और हम बिल्कुल बेसिक से लेकर और एक एक क्लास जो 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाना था हमने उसको 8-9-10 क्लास तक खींचा है। बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी डिटेल में हम लोग गए हैं, तो पढ़ने में आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। सवाल कह रहा है कि ए ने बी को एक मेज 20% के लाभ पर बेची। कह रहा है बी ने वही मेज सी को, बी ने वही मेज सी को 25% के लाभ पर बेची और कितने में बेची है 750 रुपए में सी को। कह रहा है ए ने मेज खरीदने के लिए कितने रुपए दिए होंगे। वही सक्सेसिव मेथड आपने लगाना है। आप कहेंगे सर 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, 25% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। ओके, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 5 की चीज को कितने में बेचा गया है 6 में। 25% का प्रॉफिट मतलब 4 की चीज को कितने में बेचा गया है 5 में। देखो बच्चे ये 5 इस 5 से कट जाएगा, यहां कितना आएगा 4 और यहां कितना आएगा 6। इधर वाली जो वैल्यू है ये सीपी ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले वाले व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस, और इधर वाला जो है ये है सीपी क्रय मूल्य ऑफ लास्ट पर्सन, लास्ट पर्सन, लास्ट पर्सन। ठीक है, इधर वाला पार्ट है क्रय मूल्य ऑफ लास्ट पर्सन और इधर वाला पार्ट है क्रय मूल्य ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब सवाल कर रहा है कि बी ने सी को बेचा है 750 में, तो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति कौन है सी। भाई ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति कौन है सी। अब सी ने वो चीज कितने में खरीदी है, आप कहेंगे सर 750 में खरीदी है, 750 में, है ना। तो यहां अगर मैं कहूंगा 6 यूनिट का मान कितना है 750, एक यूनिट का मान कितना होगा 750 बटे 6, तो 6 एकम 6, 1 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 4 गुणा 125, यानी कि ये हो जाएगा 500। भैया ए ने उसको कितने में खरीदा होगा, आप कहेंगे सर 500 रुपए में, ऑप्शन नंबर बी। कितने में 500 में। ये सवाल पे आएंगे जरा। सोशल मीडिया है यार, मेरी समझ में नहीं आता, जो चीज नॉलेज की होती है भाई साहब उन्हें कोई शेयर नहीं करता। मैंने देखा उन लोगों की वीडियोस पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को मतलब सोशल मीडिया स्टार बना देता है खामा खा, कोई जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। बताओ, मैं देख रहा हूं कि उस पे चल रहा है, एक व्यक्ति अपने जूते बेच रहा है 500 में, 500 में, बस एक ही वर्ड 500 में, 500 में फेमस कर दिया लोगों ने। सोशल मीडिया भाई, कहाँ आजकल लोग जा रहे हैं हमारे देश के युवा, पता नहीं।
अच्छा, सिपाही मूवी में डेब्यू करके कैसा लगा? कुछ भी, कुछ भी, ये सवाल करो। कह रहा है ए बी को, आपकी ही फाउंडेशन बैच की क्लास की क्लिप उठाकर डाली है उसमें, कोई अलग से शूटिंग नहीं करवाई मुझसे। कह रहा है ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, सी उस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा? भाई 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहेंगे सर 3/10। फिर है 10%, 10% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है? 1/10। सवाल ने कहा ए जो है वो बी को 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। ए जो है बी को 30% का लाभ, यानी कि 10 रुपए की चीज को कितने में? 13 में। अब कह रहा है बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेच देगा। ये कितने में बेचेगा? 10 की चीज को 11 में। इधर गुणा करना 100, इधर गुणा करना 143। तो ये जो है ये ए का कॉस्ट प्राइस है, ए का सीपी, और ये जो है ये सी का कॉस्ट प्राइस है, सी का कॉस्ट प्राइस। आपको क्या दिया हुआ है कि सी ने उसके लिए 1287 रुपए दिए। बताओ, तो सी ने अगर 1287 दिए हैं तो 143 यूनिट का मान कितना है? 1287। एक यूनिट का मान कितना होगा? 1287/143। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11 1, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, और 13 निम्मा 117। एक यूनिट का मान 9, तो 100 का मान कितना होगा? 100 गुणा 9, यानी कि 900। 900। दैट्स ऑल। आगे बढ़े। अगर हाँ सर, अगर बी का पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बड़ा आसान है यार, अगर बी का भी आपसे पूछने लगे, आपने ए का क्रय मूल्य निकाल दिया। पहली लाइन पढ़ो, ए बी को 30% के लाभ पर बेचता है। ए अगर 900 में खरीद रहा है तो बी को 30% के लाभ पर बेच रहा है, तो 900 का 30% निकाल कर इसी में जोड़ दो, बी का क्रय मूल्य आ जाएगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। बी अगर 10% के लाभ पर सी को बेच रहा है, 10% के लाभ पर, तो कितने परसेंट में बेचेगा बी? 110% में। और बेचा कितने में है? 1287 में। 110% की वैल्यू 1287, 100% की वैल्यू क्या होगी? वही बी का क्रय मूल्य आ जाएगा। एक की टेंशन ही नहीं लेनी आपने। भाई इन केस अगर, चलो मैं अलग से ही बता देता हूं कि इन केस अगर बी का क्रय मूल्य आपसे पूछने लगे, ये सब ना पूछे, इन केस अगर बी का क्रय मूल्य पूछने लगे, बी का कॉस्ट प्राइस, तो हमें उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। आप पहली लाइन को पढ़ो ही मत। आप देखो कि बी ने 10% के लाभ पर सी को बेचा है, और सी ने कितने में खरीदा है? 1287 में। यानी कि बी ने अगर 10% के लाभ पर सी को बेचा है तो बी ने उसे 1287 में बेचा होगा। तो कोई भी चीज अगर 10% के प्रॉफिट पर बेची जाती है तो कितने में बेची जाएगी? 110% में। और जिसकी वैल्यू 1287 है, 1% का मान कितना होगा मेरे भाई? 1287/110। 11 धाम 110, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। तो 100% का मान कितना होगा? 117/10 गुणा 100, ये आ गया 1170। और यही क्या होगा? यही होगा बी का क्रय मूल्य। ऐसे भी कर सकते हो। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल करो जरा।
ऐसी बातें करते हैं कुछ बच्चे, तो उनकी बातों पर मैं हंस सकता हूं, बोल नहीं सकता क्या बात कर रहे हैं वो। कह रहे आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा और 20% के लाभ पर नेहा को चिपका दिया, बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर चिपका दिया, बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर कर्ण को बेच दिया। रोहित ने किसी और को बेच दिया, तीसरे को। तो कर्ण द्वारा भुगतान की जाने वाली जो धनराशि है वो बताओ क्या होगी। बताएंगे बच्चा जल्दी से। भाई आकाश ने 15,000 में खरीदा और 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। अगर मैं 20% का प्रॉफिट कहूंगा तो 1/5। फिर ये 15% है, 15% का मतलब 3/20 डायरेक्ट याद कर लो। और तीसरा 25% है यानी कि 1/4। तीनों परसेंट के फ्रैक्शन आपने लिख लिए। अब सवाल कह रहा है कि 15,000 में खरीदा और 20% के लाभ पर, प्रॉफिट पर बेचा है ना। तो अगर प्रॉफिट पर बेचा है तो बच्चे 5 रुपए की चीज को कितने में बेचा होगा? 6 में। आकाश ने 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा होगा। फिर वही मोबाइल नेहा ने 15% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 20 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया? 3 जोड़ दो 23 में। नेहा ने भी बेच दिया। अब मोबाइल पहुंच गया रोहित के पास। रोहित की लड़ाई हो गई किसी बात पे, तो गुस्सा तो फोन पे निकलता है। फोन टूट गया, लीपापोती की, सही कराया और 25% की हानि पर कर्ण को चिपका दिया। तो 25% का लॉस अगर कहेगा तो 4 रुपए की चीज को कितने में? 3 में। इधर गुणा करेंगे 20 पंजे 100 चौके 400, और इधर गुणा करेंगे 23 छिक्के 138, और 3 में गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24, 2 3 तिया 9 और 2 11, 1 3 एकम 3 और 1 4, 414। यानी कि 400 रुपए की चीज को 414 में बेचा गया है। नहीं सॉरी, 400 से 414 रेशियो का मतलब है कि ये हमारे आकाश का क्रय मूल्य है। आकाश जो पहला वाला व्यक्ति है, आकाश का सीपी। और सबसे लास्ट वाला कौन है? कर्ण। ये कर्ण का सीपी है, कर्ण का सीपी, कर्ण का क्रय मूल्य। तो सवाल ने आपको दिया हुआ है कि आकाश ने 15,000 में खरीदा है, आकाश ने उसे 15,000 में खरीदा है। तो आकाश का क्रय मूल्य तो ये है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 400 यूनिट का मान 15,000 है? तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 15,000 बटा 400। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 75 टाइम्स। 1 यूनिट का मान 75/2। तो आपसे पूछ रहा है कि कर्ण ने कितना पैसा दिया, तो कर्ण का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो 414 गुणा 75/2, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये पता चल जाएगा कि कर्ण ने कितना भुगतान किया है। कर्ण ने कितना भुगतान किया है। 2 से जाएंगे 2 दूनी 4, 0 2 सत्ते 14। भाई 75 की मल्टीप्लाई कर लो या 207 की कर लो। 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 1035, 103 कॉमन आ गया। 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 1449 और 103, 9 और 3 12, 4 और 1 5, 4 और 1 6, ये आ गया 15 सॉरी 4 और 1 5, 15,525। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, आराम से कर लिया आपने। इधर वाला जो रेशियो है, ये सबसे पहले वाला व्यक्ति कौन है? आकाश, आकाश का क्रय मूल्य। इधर वाला जो रेशियो आया है सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, यानी कि कर्ण,
कर्ण है ना सबसे लास्ट में, जिसके पास वो मोबाइल गया है वो कौन है? कर्ण। कर्ण है ना, तो कर्ण का क्रय मूल्य ये हो गया। तो 414 का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी आकाश का क्रय मूल्य दिया हुआ 400 का 15,000, एक का मान 75/2, 414 का मान आ गया 15,525। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये सवाल करो जरा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ये लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल को पहले पढ़ना, वही रट्टाफिकेशन वाले तरीके से नहीं करना है। कह रहा है कि रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार, 2 लाख रुपए की मोटर कार 5% के लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% की हानि पर रामू को वापस बेच देता है। इस पूरे संव्यवहार में रामू का निव्वल लाभ क्या होगा? बताइए भाई। अरे ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 414 गुणा 75/2, अपनी रफ कॉपी में करो, यही आंसर मिलेगा आपको। सवाल कह रहा है रामू ने 2 लाख की मोटर कार 5% के लाभ पर राहुल को बेच दी। राहुल ने वापस 2% की हानि पर रामू को बेच दिया। बताओ इस पूरे लेन देन में रामू का प्रॉफिट कितना है? रामू ने दिया राहुल को, राहुल से नहीं बनी राहुल के पास बात, राहुल ने वापस रामू के पास गया कि भाई वापस ले लो अपनी मोटर कार को। राहुल ने कहा ऐसे थोड़ी लेंगे। तो राहुल ने फिर 2%, जितने में राहुल ने खरीदा था, जितने में राहुल ने खरीदा था उसके 2% की हानि पर वापस उसने रामू को बेच दिया। तो क्या करें? सबसे पहले तो ये बताओ कि रामू कितने रुपए की मोटर कार है वो? सर वो 2 लाख रुपए की मोटर कार है जो रामू के पास है। रामू उसे 5% के लाभ पर राहुल को बेच देता है। तो कितना उसे प्रॉफिट होगा रामू को? तो इसका 5% निकालना जरा। आप कहेंगे ये गया सर, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि रामू को 10,000 रुपए का लाभ हो गया सर। 10,000 का लाभ हो गया ना रामू को। अगर 2 लाख रुपए की मोटर कार को 5% के लाभ पर बेचेगा तो 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। तो रामू को इतना प्रॉफिट हो गया। तो रामू ने उसे कितने में बेचा होगा? तो राहुल का क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो, राहुल का सीपी। राहुल का सीपी कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। तो रामू ने खरीदा था उसे और उस पर रामू ने 10,000 का फायदा कमा लिया। तो सर ये तो 2,10,000 रुपए में राहुल का क्रय मूल्य होगा, यानी कि रामू ने राहुल को बेचा होगा 2,10,000 में, 5% का प्रॉफिट। अब राहुल के पास बात जमी नहीं, तो राहुल ने वापस उसे 2% की हानि पर रामू को बेच दिया। वापस 2% की हानि पर रामू को बेच दिया। तो अब रामू कितने में खरीदेगा इसे? पहले तो इसका 2% निकालो, 2% की हानि पर बेचा है ना, तो 2,10,000 का 2% निकालना जरा। तो आप कहेंगे सर 21 दूनी 42, तो 4,200 रुपए की हानि पर बेचा है। कितने पर बच्चे? 4,200 रुपए की हानि पर, लॉस पर। तो कितने में बेचा होगा? आप कह सकते हैं सर 2,10,000 में से 4,200 माइनस कर दो तो कितना जाएगा? 0 0, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 0। ये रामू का सीपी हो गया।
रामू का सीपी, दोबारा दोबारा, ठीक है, रामू का सीपी हो गया दोबारा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा है कि बताओ इस पूरे लेन देन में, इस पूरे लेन देन में रामू का प्रॉफिट कितना हुआ। रामू का प्रॉफिट, भाई रामू ने जब पहले वो मोटर कार राहुल को बेची थी तो रामू के पास पैसे कितने आए थे। रामू के पास पैसे आए थे सर 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए रामू के पास आ गए थे। लेकिन जब रामू ने वापिस उसे खरीदा तो कितना पैसा पे किया, 2,05,800 रुपए। तो इस पूरे लेन देन में उसका फायदा कितना हो गया, जो पैसा उसके पास बचा आप देख लो। आप 2,10,000 में से ये 2,05,800 घटा दो, 2,05,800 घटा दो, जो आएगा डिफरेंस वो रामू का प्रॉफिट होगा, रामू का फायदा होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं 0 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, यानी कि सर 4,200 रुपए का रामू का प्रॉफिट हो गया। ये सवाल अच्छा है भाई। आपको मैं ये सवाल प्रैक्टिकली बताऊं, आप हो सकता है कि इसमें घूम गए हो सकता है कि आप ना इसमें घूम गए हो थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल एक्चुअल में होगा क्या, होता कैसे है। मान लो मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, समझना, मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, मैं उसे खरीद कर लाया हूं 10,000 रुपए में, और मैंने तुम्हें 12,000 में बेच दिया। तुम पे वो संभला नहीं, तुमने वापस मुझे वो मोबाइल दे दिया, तो तुमने दिया है मुझे 11,000 में। पहले मेरे पास, मैंने तुम्हें मोबाइल दिया, मेरे पास कितने पैसे आए थे, 12,000। मैंने इस हाथ में 12,000 रखे हुए थे, तुम्हारे पास मोबाइल चला गया, तुमने वापस 11,000 में मुझे बेच दिया, तो उन 12,000 में से मैं 11,000 तुम्हें दे दूंगा, तो मेरे पास अभी कितना आया, कितना बचा है, 1,000 रुपया। तो वही तो मेरा फायदा है 1,000 रुपए का, कि पहले तो तुमसे मैंने 12,000 रुपए लिए, और जब देने की बारी आई तो तुम्हें 11,000 रुपए दिए हैं। तो जो डिफरेंस आया वो मेरा प्रॉफिट है, कि पहले तो मैंने तुम्हें 2,10,000 में वो मोटर कार दी, लेकिन जब वापस मैं तुमसे ले रहा हूं वो मोटर कार, तो मैं तो केवल 2,05,800 रुपए दे रहा हूं तुम्हें। तो कितना रुपए का डिफरेंस है इन दोनों का, 4,200 का। यही रामू का प्रॉफिट है, यही रामू का प्रॉफिट है। ठीक है, चलो ये सवाल करना जरा, बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब। टाइम दे रहा हूं आपको मैं थोड़ा सा। देखो, एक्स ने 1,50,000 में कार खरीदी, 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। वाई ने से 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। संपूर्ण लेन देन में एक्स का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, बताओ। तो आप कहेंगे सर एक्स ने एक कार खरीदी है 1,50,000 रुपए में, 1,50,000 में, इतने में खरीदी है। अब एक्स ने 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया, तो वाई ने कितने में खरीदा होगा, वाई ने कितने में खरीदा होगा, वाई का सीपी। पहले तो इसका 5% ही निकाल लो भाई, 5% निकालना मैंने आपको सिखाया है। 1% से गुणा कर दो 5 को, तो 1% कितना है, 1,500, और इसको 5 से गुणा कर देंगे 7,500। जिन लोगों ने परसेंटेज की सारी क्लास की है वो जानते होंगे क्यों मैंने 1,500 गुणा 5 किया है ना, क्यों मैंने 1,500 गुणा 5 किया है। 1% 1,500 गुणा 5, 7,500 के प्रॉफिट पर बेच दिया।
तो भैया y का सीपी कितना हो गया, y का क्रय मूल्य 1,50,000 में 7500 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1,57,500। 1,57,500 रुपए में y ने उसे खरीद लिया या x ने बेच दिया। अब y ने 2% की हानि पर वापिस x को बेचा है तो इसका 2% निकालना जरा। 2% क्या होगा, 1% कितना है 1575 और 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। 3150 के नुकसान पर बेचा है वापिस। तो कितने में बेचा है, अगेन x ने कितने में खरीदा है उसे, x का क्रय मूल्य कितना होगा, आप 1,57,500 में से 3150 माइनस कर दोगे, 3150 माइनस कर दोगे। 0 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गए 4, यह आ गया 1,54,350। 1,54,350 आपका जवाब कितना आएगा सर, इसमें से ये घटा दो, सीधा 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 घटा दो कि भाई जब x के पास पैसा आया, x ने जब वो कार y को बेची तो x के हाथ में पैसा आया 1,57,500 x के हाथ में, लेकिन जब x वापिस उस कार को खरीद रहा है तो दे कितना रहा है x उसके लिए 1,54,350। तो जो पैसा इस हाथ पे बच गया वो कितना है, वो इसमें से ये घटा दो, वही x का प्रॉफिट है। तो x का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x का लाभ वो हो जाएगा 1,57,500 में से 1,54,350 माइनस कर दो, कितना आएगा 650। तो यहां 55 2 2650 और 5, 26 और 5 कितना होता है 3150 आ गया ना, तो ये आएगा 3150 रुपए का प्रॉफिट। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। हालांकि आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ये तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया, मैं थोड़ा सा और आपको लेकर चलूं। आप इतना भी कर सकते हो, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक आपका आंसर आ जाएगा, यहीं तक आपका आंसर है। कैसे, सबसे पहले 1.5 लाख का आपने 5% निकाला, 7500 आया, 1.5 लाख में जोड़ दिया तो 1,57,500 में एक्स ने उसे बेचा है। तो जब आप 1,57,500 का 2% निकालोगे ना, वही 3150 जो 2% यहां पर आएगा, यही 3150 होगा एक्स का प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट। यानी कि 1,57,000 से जितना कम हुआ वही एक्स का प्रॉफिट है। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो कि 2,10,000 का जो 2% होगा 4200, यही एक्स का प्रॉफिट है, यही आंसर है। आपको फिर ये नीचे का 2-3 लाइन करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एसएससी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। आते हैं बच्चे अपने टाइप नंबर 6 पर, और ये टाइप नंबर 6 बड़ा अल्टीमेट टाइप है। इसमें मैं अपने फेवरेट मेथड को लगाता हूं। फेवरेट मेथड है एक जो इस सवाल में लगता है और जिसका नाम है प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर कोई संख्या प्रोपोर्शन में है, आपने अनुपात समानुपात चैप्टर सबने पढ़ा है बच्चे, है ना, मैं मानकर चल रहा हूं पढ़ा है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं बैच में, तो पढ़ा है आपने। तो अगर कोई संख्या समानुपातिक है, 4 संख्या समानुपातिक है, तो उनको किस तरीके से लिखा जाता है सर, उनको लिखा जाता है जो अनुपात ए और बी का होगा, सेम अनुपात वही अनुपात किसका होगा, सी और डी का। जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो सी और डी का होगा। सर ये कहां की चीज कहां लगा रहे हो, क्या मतलब है इसका, है
मतलब है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D का मतलब है कि A बटा B जो रेशियो हमारे A और B का है सेम वही रेशियो हमारे C और D का होगा। अभी वेट करना, मैं कर रहा हूं ना, तुम वाह ही वाह कर दो इस सवाल में। पहले मैं इस सवाल को बेसिक से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको बुक्स वगैरह में दिया होता है, फिर हम ये प्रोपोर्शन मेथड लगाएंगे और तब देखना तुम। मैं कह रहा हूं ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। वेट करो, बस दिल थाम के बैठो और वेट करो। पहले ये देखो, बेसिक से पढ़ेंगे पहले इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में। ये मत कहना सर ट्रिक बता दो, क्योंकि जो मैं ट्रिक अब बताऊंगा उसके लिए वेट करना, पहले बेसिक से सीखना। सवाल कर रहा है एक व्यक्ति 15 वस्तु 33 रुपए में बेचता है, 15 वस्तु, और 10% का प्रॉफिट कमाता है। 15 वस्तु 33 रुपए में बेचता है और 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो कह रहा है यदि वह ऐसी 10 वस्तु 25 रुपए में बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, बताओ। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। चलो करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करना है हमें, उसने कहा 15 वस्तु 33 में बेची है तो 10% का लाभ हुआ है। अभी यहीं से यहीं तक का सवाल रखना, यहीं से यहीं तक का। वो कह रहा है एक व्यक्ति 15 वस्तु 33 रुपए में बेचता है, 10% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है ना। तो अगर किसी चीज पर 10% का लाभ हुआ तो उसे बेचा कितने में गया होगा, 110% में। भाई अभी मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, आगे की 2 लाइन में पढ़ ही नहीं रहा हूं, आगे की 2 लाइन में पढ़ ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर 10% के प्रॉफिट पर बेची गई तो क्या वो 110% में बेची जाएगी, आप कहेंगे यस सर। तो बेची कितने में गई है, 33 रुपए में। तो 110% का मान है 33 रुपया। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 33/110। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप गुणा 100 कर दो। आप कहेंगे 11 तिया 33, 3 धाम 30, यानी कि सर उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 30 रुपया। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो बच्चे 15 वस्तु हैं, वस्तु कितनी है 15। तो हमें पता चल गया कि 15 वस्तु का सीपी, 15 वस्तु का सीपी कितना है, 30 रुपया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 30/15। एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 2 रुपया। अभी देखते रहना, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 2 रुपया। तो हमसे बात करी है उसने 10 वस्तु की, 10 वस्तु की। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु को खरीदा कितने में होगा, 2 गुणा 10, यानी कि 20 रुपए में खरीदा होगा 10 वस्तुओं को। और सवाल कर रहा है 10 वस्तुओं को उसने 25 रुपए में बेचा है। राम बलवान जी, हाँ जी बिल्कुल भाई, ठीक है। तो 10 वस्तुओं को 25 रुपए में बेचा है। तो 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हो गया 25 रुपया। तो 10 वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 10 वस्तु 25 रुपए में बेची, तो उसका प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना हो गया, सर प्रॉफिट हो गया 5 रुपया। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 5 बटे क्रय मूल्य कितना है 20 और गुणा 100। आप कहेंगे 20 पंजे 100 और 5 पूरे 25% का प्रॉफिट है सर, है ना। ये मेथड आपको बुक्स वगैरह में दिया हुआ होता है कि पहले तो 15 वस्तु 33 में बेची, 10% का लाभ। मैंने कहा अगर 10% का लाभ है
तो 110% में बेचेगा बराबर 33। यहां से 100% निकाला 30, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है 30 रुपया। कितनी वस्तु का? 15 का। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 30, एक का कितना होगा 2 रुपया। हमसे बात कर रहा है 10 वस्तुओं की, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 2 गुणा 10 20 रुपया। और 10 वस्तुओं को बेचा कितने में है? 25 रुपए में, तो बेचा 25 में। भाई लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 20 की वस्तु को अगर 25 में बेच रहा है तो लाभ हो गया 5 रुपए का। और परसेंट में निकालना है तो 5 बटे नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य रखना है गुणा 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट। ये तो हो गया इसका मेथड नंबर 1। चलो मेथड नंबर 2 मैं आपको लेकर चलता हूं, और वो मेथड है हमारा प्रोपोर्शन मेथड, समानुपातिक मेथड। क्या है जरा देखते हैं। भाई आपने बस एक बात ध्यान रखनी है कि ऊपर रखना है मूल्य, ऊपर रखना है मूल्य और नीचे रखनी है वस्तु। ठीक है, ऊपर रखना है रेट और नीचे रखना है आर्टिकल। कितने आर्टिकल हैं या आइटम जो भी है, बस इतना ध्यान इसमें रखना इस तरह के सवाल में, इस तरह के सवाल में। तो वस्तु कितनी, मूल्य कितना है 33 रुपया, और वस्तु कितनी है? वस्तु वस्तु कितनी है आप कहेंगे 15, तो नीचे 15 रख दिया। अनुपात, पहला अनुपात लगा दो। अगर किसी भी चीज को 10% के लाभ पर बेचा गया तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? आप कहेंगे सर 110% में बेचा जाएगा, तो यहां लिख दो 110%। सुनते रहना, फिर यहां समानुपात लगा दो। मैंने पहले क्या बोला? ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। तो 15 वस्तु 33 में बेची है, मूल्य कितना है 33, वस्तु कितनी है 15। अनुपात, अगर कोई चीज 10% के लाभ पर बेची जा रही है तो कितने परसेंट में बेची जाएगी? 110% में, वो मैंने लिख दिया। समानुपात, और इसी चीज को रिपीट कर दो आगे। आगे उसने बोला है कि 10 वस्तु 25 रुपए में बेची है, ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु, और समानुपात जो भी हमें निकालना है वो x लिख दो। उसने पूछा है ना कितने परसेंट का लाभ होगा, तो वो तो यहीं से निकलेगा। जितने परसेंट में बेचा होगा उसका मान है x, 100 से जितना ऊपर नीचे है वो देख लेंगे, है ना। तो a बटा b कितना हो जाएगा? 33 बटे 15 गुणा 110% बराबर 25 बटे 10 गुणा x। बस ये आपने सॉल्व करना है और यहां से आपने बच्चे x की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। हमें क्या करेंगे हम कि x परसेंट लिख लो, x परसेंट, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा फिर। तो कितना मिलेगा हमें? 11 धाम 110, 11 तिया 33, 10 से 10 चला जाएगा, 3 से जाएगा 3 पंजे 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 पंजे 125। बच्चे x की वैल्यू अगर 125 आ गई तो 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? सर प्रॉफिट हो गया हमें, तो प्रॉफिट हो गया x परसेंट 125 आ गया, तो प्रॉफिट हो गया कितना? 100 से 25 ज्यादा है, तो 25% का प्रॉफिट है। अगर यही वैल्यू 100 से कम आती, जितना कम है उतना हम माइनस कर देते। ठीक है, बात क्लियर है आपको? यस। आगे चलूं अगले सवाल की तरफ। जरा ये सवाल बताना मुझे, इस सवाल को करो जरा सभी लोग।
करिए, टाइम दे रहा हूं बच्चे थोड़ा सा। बताओ भाई, 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, लॉस होता है। यदि उसे 24, सॉरी कह रहा है, उसे 24 रुपए में कितने सेब, हाउ मैनी एप्पल्स, 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। मैं कह रहा हूं वो जो प्रोपोर्शन का लाइन है ना, उसे ध्यान रख लो। ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। ऊपर रेट, नीचे आपका कैपिटल यानी कि आइटम, आर्टिकल सॉरी। तो मूल्य कितना है 40 रुपया, वस्तु कितनी है 45 सेब, अनुपात कोई भी चीज पर अगर 20% की हानि यानी कि लॉस होता है तो बच्चे उसे बेचा कितने में जाएगा सर, 80% में बेचा जाएगा, समानुपात। अब सेम चीज को रिपीट करना है। वो कह रहा है उसे 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, तो रिपीट करना है। तो मूल्य कितना है 24 रुपया, और कितने सेब उसने पूछा है। इस बार उसने कितने सेब पूछ लिया, तो हमें नहीं पता कितने सेब, मैंने मान लिया कि ए इतने सेब उसको चाहिए। और अगर किसी चीज पर 20% का लाभ हो रहा है, क्या बच्चे उसे 120% में नहीं बेचा जाएगा? तो जितने में बेचा जा रहा है उसको यहां पर लिख लो। बस ए बटा बी कितना हो जाएगा 40/45, और 80 नीचे आ जाएगा। भाई ए अनुपात बी क्या होता है, ए बटा बी ही तो होता है। ए बटा बी कर रहा हूं मैं, बराबर 24/A गुणा 120%। करो ये सवाल। तो आप कहेंगे सर 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, 3 से कटेगा 3 अट्ठू 24, 8 से कटेगा 8 पंजू 40, और 5 से कटेगा 5 नाम 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर कितना आ गया 9 गुणा 2 दैट इज 18। यानी कि उसे कितने आर्टिकल बेचने होंगे, 18 सेब बेचने होंगे। सिंपल मशीन है, इसमें वैल्यू डालो प्रोपोर्शन की में, बाहर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो बेसिक मेथड आपका है। ये सवाल करना बच्चे जरा। करो इस सवाल को। सवाल कह रहा है कि एक आदमी 10 पेन 18 रुपए में बेचता है तो उसे 24% का लाभ होता है। अगर वो 10 पेन 18 में बेचता है तो 24% का लाभ होता है। अब कह रहा है यदि 55% का लाभ उसे कमाना है तो उसे 1530 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसका जवाब बता दोगे। चलो देखो, ऊपर रखना है मूल्य यानी कि 18, नीचे रखनी है वस्तु यानी कि 10। अनुपात कह रहा है कि भाई साहब उसे 24% का लाभ है तो बेचेगा कितने में 124 में, समानुपात। अब कह रहा है कि इसी चीज को रिपीट करना है। कह रहा है 55% का लाभ कमाने के लिए 1530 में कितने पेन बेचेगा। तो मूल्य कितना है 1530, ऊपर मूल्य रखना है नीचे वस्तु। कितने पेन बेचेगा नहीं पता, ए मान लिया। और अगर उसे 55% का लाभ कमाना है तो 155 में बेचना होगा। भाई किसी भी चीज पर अगर 50
5% का प्रॉफिट कमाना है तो 155% में बेचेगा, दैट्स ऑल। अब ए बटा बी कितना हो गया, 18/10 गुणा 124% बराबर 1530/ए गुणा 155%। बता दो जल्दी से। आप कहेंगे सर 31 से कट रही हैं दोनों वैल्यू, 31 चौके 124 और 31 पंजे 155। 124 और 155 31 से कट रही थी सर, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? भाई प्रैक्टिस है, पता चल गया। विशाल एंथनी, उठाकर 2 बार ऊपर पटकूंगा 2 बार नीचे पटकूंगा, जो दोबारा कह दिया कि सर टाइम ओवर हो गया। देखो अब ये 5 से काट दो, 5 से कटेगा, ये इसको काट दो सामने वाले को, 5 दूनी 10। अब 2 से इसको काट दो, 2 नाम 18। 9 से सामने वाले को काट दो, 9 एकम 9, 6 9 सत्ते 63 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुणा 170, 17 चौके 68 यानी कि 680। कितने पेन, 680 पेन। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, जस्ट काटा पीटी, दैट्स ऑल। एक और सवाल दूं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत, मैं सच बता रहा हूं बहुत आते हैं। ये सवाल करिए। सवाल कह रहा है कि रीना ने 48 वस्तुओं को 2160 रुपए में बेचा तो उसे 10% का लॉस हुआ यानी कि हानि हुई। कह रहा है 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 में कितने वस्तु उसे बेचनी होंगी। ऊपर रखना है मूल्य, नीचे वस्तु। मूल्य कितना है 2160, वस्तु कितनी है 48, और ऐसा करने पर उसे 10% की हानि हुई है। मतलब कितने परसेंट में बेचा है, 90% में, समानुपात। इसी चीज को रिपीट करना है। कह रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 में कितनी वस्तुएं बेचेगा। ऊपर रखना है मूल्य, ऊपर रखना है मूल्य यानी कि 2016, और नीचे रखनी है वस्तु यानी कि हमें नहीं पता, ए मान ली। और अगर किसी चीज पर 12% का लाभ है तो क्या उसे 112% में बेचना होगा। अब तो कर लो यार, बता दो आंसर कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2160/48 गुणा 90% बराबर 2016/ए गुणा 112%। भाई परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 16 तिया 48, 16 सत्ते 112, ठीक है। 7 से इसको काटो, 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठू 56, 7 अट्ठू 56। 0 से 0 काटो, 9 दूनी 18, 9 चौके 36। 3 से इसको काटो, 3 अट्ठू 24, और 8 से इसको काटो, 8 तिया 24, 8 छिंग 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बराबर क्या मिलेगा 36 यानी कि 36। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मजा आया, आगे बढ़ू। ये सवाल करिए जरा। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले ना मैंने रख दिए, कंजूसी नहीं की मैंने सवाल रखने में। ये सवाल करो। सवाल है, एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तु बेची और 10% की हानि हुई। 2400 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए कि 20% का प्रॉफिट हो। तो आप कहेंगे सर ऊपर मूल्य यानी कि 2500, नीचे वस्तु यानी कि 25, अनुपात। ऐसा करने पर उसे 10% की हानि हुई यानी कि 90% में बेचेगा, समानुपात। ऊपर रखना है मूल्य यानी कि 2400, और नीचे वस्तु, कितनी वस्तु नहीं पता, ए मान ली। और ऐसा करने पर 20% का लाभ यानी कि 120% में वो बेचेगा। भाई ये आ जाएगा 2500 बटे
25 गुणा 90% बराबर 2400 बटे ए गुणा 120%। ये जाएगा 30 से, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये 4 से जाएगा, 4 छिंग 24, 600 बार। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 से 25 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर कितना आ गया, 3 इंटू 6 यानी कि 18। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ू, ये सवाल करिए, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है बस इस टाइप का। सवाल कह रहा है, एक विक्रेता ने 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपए में बेची और ऐसा करने पर उसे 5% का लाभ हुआ। अगर वह 15% का प्रॉफिट लाभ कमाना चाहता है तो 8 मशीन कितने में बेचेगा। ऊपर रखना है मूल्य 63,000 और नीचे रखनी है वस्तु 6 सिलाई मशीन। ऐसा करने पर 5% का लाभ हुआ है, 105% में बेचेगा। इसी चीज को रिपीट करना है, यदि वह 15% का लाभ कमाए तो 8 मशीन कितने में बेचेगा। इस बार हमसे मूल्य पूछ लिया, ऊपर मूल्य रखते हैं, मूल्य पूछ लिया, ए मान लिया, नीचे वस्तु यानी कि 8 मशीन, और ऐसा करने पर उसे 15% का लाभ कमाना है तो 115% में बेचेगा। ये हो जाएगा 63,000 बटे 6 गुणा 105% बराबर ए बटे 8 गुणा 115%। सॉल्व करके जल्दी से बता दो कितने रुपए में उसे बेचनी होगी। अरे आंसर बड़ी जल्दी आ गया, 92,000, क्या बात है। देखो परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 21 पंजे 105, 21 तिया 63 यानी कि 3,000 बार जाएगा। 5 से जाएगा 5 छंग 30, 600 बार जाएगा, और 6 से ये जाएगा 100 बार। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए का मान कितना आ गया, 100 गुणा 8 गुणा 115। 8 की गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 1 सॉरी 8 पंजे 40, 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 और 1 9, और ये 2 जीरो लास्ट में लगा दो। तो कितने रुपए में बेचेगा, 92,000 रुपए में बेचेगा। और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, जरा करेंगे बच्चे इस सवाल को। क्या होगा इसका जवाब बताइए सभी लोग। आंसर क्या है बच्चे, जल्दी से बता दो। सवाल है, 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए 17,424 में कितने पंखे उसे बेचने होंगे। तो भैया ऊपर मूल्य रखना है 11,664, नीचे रखनी है वस्तु। ऐसा करने पर 10% की हानि हुई यानी कि 90% में बेचेगा। इसी चीज को रिपीट करना है, कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए 17,424 में कितनी वस्तु बेचेगा। ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु, हमें नहीं पता। ऐसा करने पर उसे 10% का प्रॉफिट कमाना है तो 110% में बेचेगा। तो 11,664 बटे 18 गुणा 90% बराबर 17,424।
बटे ए गुणा 110%। कर दो जल्दी से। क्या आंसर आएगा बच्चे इस सवाल का? तो आप कहेंगे सर परसेंट से परसेंट उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 8, 9 नाम 81, 4, 9 नाम 81, 5, 9 छिक्के 54, 18 से कटेगा, 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72A बराबर 17,424। तो यहां से कितने से कटेगा बच्चे? 18 से, या 9 से काट दो, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 8, 9 नाम 81, 3, 9 तिया 27, 9 छिक्के 54, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 3, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 दूनी 16। ए का मान कितना आ गया? 242। कितने पंखे बेचेगा? अच्छा कुछ और भी बचा था क्या? अच्छा 11 भी बचा है, ओके। यहां 11 भी तो बचा है भाई, ए के साथ 11 भी तो है। तो अब फिर 242 बटे 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है भाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की 72 में तो कर दी थी, लेकिन ये 11 भी तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो 72 से तो इसको काट दिया 242 बार, अब 11 बटे में ले गए, यानी कि 22 हमारा आंसर है। कैलकुलेशन से मत डरना, कैलकुलेशन से डरोगे तो फिर मैथ्स नहीं सीख पाओगे, ये बात श्योर है। कोई कैलकुलेशन थोड़ी है काटा पीटी है, कैलकुलेशन तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में पढ़ोगे, वो होगी कैलकुलेशन, ये तो काटा पीटी है। चलो चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और टाइप नंबर 7 देखते हैं बच्चे इसमें क्या है। टाइम नहीं हुआ है, टाइम 1.5 घंटे की क्लास है बच्चे, प्लीज आप ऐसा मत बोलो, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। टाइम हमारा 1.5 घंटे ऑफिशियल क्लास का टाइम डिक्लेयर हो चुका है। शायद आप लोग बहुत लेट क्लास में आते हो या क्लास कभी कभी करते हो, इसलिए आपको पता नहीं है। तो अगर मैं कहूं टाइप नंबर 7 में जाने से पहले कोई चीज अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मतलब इतनी कॉमन सेंस चीज पूछूंगा ना, आपको लगेगा सर क्या पूछ रहे हो, लेकिन उसका मतलब है, हर बात का मतलब है जो मैं आपसे पूछता हूं। मैंने कहा कि यार कोई व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति जो है वो छह छह पेन 6 पेन ना 300 रुपए में खरीद कर लाया है। 6 पेन जो है ना तो 300 रुपए में खरीद कर लाया है, और उसने आते ही दो पेन उसने 150 रुपए में बेच दिए, 150 रुपए में बेच दिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति 6 पेन 300 में खरीद के लाया और उसने 2 पेन 150 रुपए में बेच दिए, तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ क्या होगा? उसका प्रॉफिट या लॉस। आप कहेंगे सर 300 रुपए में खरीदा 150 में बेच दिया, तो सर 150 रुपए का नुकसान हो गया, 150 रुपए की हानि हो गई। क्या मैंने ये सही किया है या गलत किया है अगर मैं ऐसा कह रहा हूं? मैंने कहा कि 300 में खरीद के लाया और 150 में बेच दिया, तो भाई साहब साफ साफ दिख रहा है 150 रुपए का नुकसान हो गया। क्या मैंने सही किया ये? और अगर गलत किया है तो क्या इसमें गलत किया है? अगर मैंने इसमें गलत किया है तो क्या गलत है, मुझे रीजन भी बताओ। क्यों मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि 300 में खरीदा, भाई क्रय मूल्य 300 है, विक्रय मूल्य 150 है, 150 का नुकसान हो गया। गलत है तो क्यों है, खुद ही आप मुझे बताओ, क्या इसमें करेक्शन हमें करना है? यस, बिल्कुल सही बात कि सर
आपने वस्तुओं की संख्या को बराबर नहीं किया। सर खरीद कर तो वो 6 पेन ला रहा था, लेकिन जब वो बेच रहा है ना, वो केवल 2 ही पेन बेच रहा है। ये जो 150 रुपए लिखे हुए हैं ना सर, ये 2 पेन उसने बेचे हैं। और जो ये 300 रुपए लिखे हुए हैं ना सर, ये 6 पेन का 300 रुपया है। तो जब तक सर आप पेन की संख्या या फिर वस्तुओं की संख्या को बराबर नहीं करोगे, तो हम प्रॉफिट या लॉस बता ही नहीं सकते हैं। मतलब कंक्लूजन, हाँ बिल्कुल सही, ये गलत है। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमें प्रॉफिट या लॉस देखना है तो हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करके ही देखना होगा। हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करके ही देखना होगा। हम क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे, ये 2 पेन है ना, तो हम इसको 6 बनाएंगे। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा भाई? 6 और 2 का एलसीएम सर 6 ही होता है। तो 6 तो ऑलरेडी है, अगर मैं इस 2 को 6 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करूंगा, 3 से, और इधर 3 से किया है तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि 6 पेन उसने 450 में बेचे हैं। अब वस्तुओं की संख्या बराबर है। अब क्या है? अब वस्तुओं की संख्या बराबर है कि 6 पेन वो दुकानदार 300 में खरीद के लाया और 6 पेन उसने 450 में बेच दिए। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है इस 2 को, क्योंकि मैं वस्तुओं की संख्या को बराबर करना चाह रहा हूं और इन दोनों का एलसीएम बनता है 6। तो मैं इन दोनों को 6 बनाऊंगा। ये तो 6 ऑलरेडी है, इस 2 को अगर मैं 6 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसीलिए 3 से गुणा किया। इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 6 पेन उसने 450 में बेच दिए। तो अब आप कह सकते हो कि सर उसे प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 150 रुपए का। अब आप कह सकते हो कि सर उसे जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ना, 150 रुपए का हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से बस मैं एक ही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा। ओके, चलो अब मैं सवाल कराता हूं आपसे, जरा ये देखो एक बार। यस, बिल्कुल सही बात है। सवाल ने कहा अनिल 8 पेन 6 की दर से खरीदता है। सॉरी, अनिल 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। 8 रुपए में 6 की दर, 6 की दर का मतलब क्या होता है? यानी कि एट 6, एट 6, हाँ एट 6, एट द रेट ऑफ 6, एट रेट ऑफ 6, या फिर 6 की दर का मतलब क्या है कि उसने हर 6 आइटम के लिए, हर 6 आर्टिकल के लिए, हर 6 वस्तु के लिए 8 रुपए दिए हैं। एवरी 6, फॉर एवरी 6 अनिल हैज टू पे ₹8। हर 6 वस्तु के लिए उसे 8 रुपए देने होंगे। अब कह रहा है और वह 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो बताओ ऐसा करने पर उसका कितना % का प्रॉफिट हुआ? बच्चे एक तरफ लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिखेंगे मूल्य। तो खरीदते टाइम कितनी वस्तु है? 6 वस्तु, और कितने रुपए में? 8 रुपए में। बेचते टाइम क्या हुआ? वस्तु कितनी है? 10, और कितने रुपए में? 12 रुपए में। भाई खरीदी तो उसने 8 रुपए में 6 वस्तु हैं और बेची उसने 12 रुपए में 10 वस्तु हैं। हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। तो यहां 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा? भाई 6 और 10 का एलसीएम होगा सर 30। अगर मैं इस 6 को 30 बनाऊंगा तो 5 से गुणा करूंगा, तो यहां भी 5 से करना होगा। इस 10 को 30 बनाऊंगा तो 3 की गुणा दोनों जगह करनी होगी। तो ये हो गया 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40 रुपए में।
ये हो गया 10 तिया 30 वस्तु और 12 तिया 36 रुपए में। अब आपको पता चल गया कि क्या यहां पर उसे हुआ होगा। आप बड़े आराम से देख सकते हो कि उसने 30 वस्तु 40 रुपए में खरीदी, 30 वस्तु 40 में खरीदी और 30 वस्तु 36 में बेच दी। 30 वस्तु 40 में खरीदी और 30 वस्तु 36 में बेच दी। तो उसे तो सर नुकसान हो गया, उसे तो हानि हो गई। हानि कितने रुपए की है? 40 माइनस 36, यानी कि 4 रुपए की हानि है। और अगर परसेंट में बताना है तो 4 बटा नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखना है और गुणा 100। 0 से 0, 4 से 4, यानी कि 10% का लॉस। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने जस्ट आपको इसका बेसिक बताया है कि अगर प्रॉफिट या लॉस चाहिए तो हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा। आप ऐसा नहीं करोगे। करोगे कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए मजा आ जाएगा। यहां तक सब कुछ सेम है, सब ओके है, ये सब ओके, पूरा फ्रेम ऐसा का ऐसा ही रखना है। आपने एक तरफ वस्तु रखनी है, एक तरफ मूल्य। क्या बोला मैंने? एक तरफ आपने वस्तु को रखना है, एक तरफ मूल्य को रखना है। वस्तु कितनी है? 6, मूल्य कितना है? 8। फिर वस्तु कितनी है? 10 और मूल्य कितना है? 12। बच्चे आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। जो इधर नीचे की संख्या है ना, इधर जो नीचे की संख्या है इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, नीचे वाली संख्या की, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य वाली की। तो 10 की 8 में करेंगे कितना आएगा? 80। और जो बच गया है उसकी गुणा इधर कर दो, 12 छिंग 72। यानी कि 80 रुपए की चीज को 72 में बेचा गया है। तो नुकसान हुआ है कि फायदा? सर 80 रुपए की चीज को 72 में बेचेगा ना, ऑब्वियसली सर नुकसान होगा। लॉस कितने का हुआ है? 8 रुपए का। और अगर मुझे लॉस परसेंट में चाहिए तो 8/80 और गुणा 100। 0 से 0, 8 से 8, 10% का लॉस। मजा आ गया ना? वस्तु की संख्या बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। हमने क्या किया? ये नीचे का जो सेलिंग प्राइस वाला वस्तु है इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में करी 80, बचे हुए की 172, नुकसान हुआ 8 का, बटे क्रय मूल्य गुणा 100 हो गया। ये सवाल में जल्दी से आंसर फेंक के मारो, जल्दी से फेंक के मारो आंसर। सवाल कहता है एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। तो बताओ लॉस कितना हुआ है? एक तरफ रखनी है वस्तु और एक तरफ रखना है मूल्य। तो खरीदते टाइम क्या हुआ है? 5 वस्तु खरीदी है 15 रुपए में, और मेरे भाई बेचते टाइम क्या हुआ है? 3 वस्तु बेची है 5 रुपए में। तो आपने इस सेलिंग प्राइस वाले का मल्टीप्लाई करना है इधर, 15 तिया 45, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इधर 5 पूरे 25। यानी कि 45 रुपए की चीज को उसने 25 में बेचा है। भाई लॉस हो गया, भारी लॉस है। कितने का? 20 का। तो परसेंट में निकालना है तो 20/45 और गुणा 100। तो 5 चौके 20, 5 नाम 45, ये आ जाएगा 400/9%। या फिर मैं कह सकता हूं 44 सही 4/9%। 400/9 को 44 सही 4/9 कर सकते हैं। ओके, ये सवाल बच्चे आप लोग करेंगे होमवर्क में, यानी कि मुझे इसका आंसर चाहिए टेलीग्राम पे, और कल हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ। तो मिलेंगे बच्चे कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।